नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेट व सीटेट के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जिस कारण से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिना किसी देरी के चलिए आप शुरू करते हैं। हाँ, तो देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कहने का तात्पर्य है कि वह क्रिया कौन सी होती है जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है। ऑप्शन है सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो देखिए वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है ना, उसे कहा जाता है सहायक क्रिया। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन है सर्वत्र, सर्वदा, इतना या गलत। तो देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जहाँ पे हमको मात्रा का बोध होता है, ठीक है ना। जहाँ पे मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया गया चारों में से, इसमें देखिए जो शब्द है ना इतना, यह हमें परिमाण मात्रा का बोध करा रहा है। लोग कहते हैं कि इतना सामान दे दिए और उसके बाद इतना सामान है, इतना खाना दे दिए, तो मतलब कि परिमाण मात्रा का बोध कराता है ना, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इतना ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है अपशकुन का विलोम है। ऑप्शन है अशकुन, पुण्य, शकुन या पावन। तो देखिए जो अपशकुन शब्द है ना, अपशकुन का विलोम होता है शकुन, इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। देखिए हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं जब नहीं वाला प्रश्न है ना, तो आप प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ध्वज, निशान, झंडा या प्रस्तर। तो देखिए जो पताका शब्द होता है ना, पताका का मतलब होता है झंडा, ठीक है ना। तो पताका का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो जो ऑप्शन ध्वज है ये पताका का पर्यायवाची होता है, ये नहीं होगा। निशान ये भी पताका का पर्यायवाची होता है, ये भी नहीं होगा। झंडा तो होता ही है, ये भी नहीं होगा। जो ये प्रस्तर है ना, ये पताका का पर्यायवाची नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है आँख का अंधा गांठ का पूरा। ये लोकोक्ति का सही अर्थ है, मतलब कि आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन है अंधा परंतु विवेकशील, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आँखों का रोना। देखिए जो आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति है ना, इसका अर्थ होता है मूर्ख धनी। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। मतलब कि कैवर्त शब्द क्या है? तत्सम है, आपको इसका तद्भव बताना है। ऑप्शन है केवट, केवल, मल्लाह या नाविक। देखिए जो कैवर्त शब्द है ना, इसका तद्भव होता है केवट, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? कह रहा है लोटा शब्द है। मतलब कि लोटा शब्द कौन सा है? ऑप्शन है तत्सम है, देशज है, तद्भव या विदेशज। तो देखिए जो लोटा शब्द है ना, ये देशज शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, यमक या उपमा। तो देखिए यहाँ पर आप कोई पंक्ति पढ़ें, काव्य पढ़ें और आपको विरोध का भावना नजर आए, ठीक है ना, तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। कैसे? तो यहाँ क्या कह रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे कि कोई वस्तु है, यदि आप उसको डुबाएंगे, उसको क्या करेंगे, डुबाएंगे, उसको छिपाएंगे, तो वह क्या होगा, उसका जो छवि रहेगी वो धूमिल होगी ना। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो। जैसे जैसे वो डूब रहा है, जैसे जैसे उसको डुबाया जा रहा है, वैसे वैसे उसका रंग क्या हो रहा है, उज्ज्वल हो रहा है। यहाँ पे विरोधाभास है, इसलिए आप क्या हो जाएगा, विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। मतलब कि प्रतिभा संपन्न जो छात्र होता है ना, उसके लिए विशेषण आप क्या प्रयोग कर सकते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? वह शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो प्रतिभा संपन्न जो छात्र रहता है, जैसे मान लीजिए कोई राम है जो बहुत प्रतिभा संपन्न है, उसके लिए आप क्या विशेषण का प्रयोग करेंगे? उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है कुशल, अध्ययनशील, चतुर या मेधावी। तो देखिए जैसे राम है, राम को अगर दिखाना कि राम बहुत ही प्रतिभा संपन्न छात्र है, तो उसको क्या कहेंगे कि राम बहुत ही मेधावी छात्र है। क्या है? मेधावी छात्र है, बहुत ही प्रतिभा संपन्न है। तो यहाँ पे प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या हो जाएगा? मेधावी। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सेवा सदन किसका उपन्यास है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव,
प्रसाद प्रेमचंद रांगे राघव। तो सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन बहुत ही मशहूर उपन्यास है जो किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। लेखन कौशल जो लिखने का कौशल होता है ना, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विचारों की मौलिकता, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, अक्षरों की सुंदर बनावट। देखिए जो विशेष क्षमता वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जो लेखन कौशल, लेखन मतलब लिखने की जो होती है ना, उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि उनकी जो वर्तनी हो शुद्ध हो, वो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करें। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? ऑप्शन है शुद्ध वर्तनी, परियोजनाकार, शुद्ध उच्चारण, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की कुशलता। तो देखिए जब आप हिंदी में सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं ना, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कुशल है या नहीं। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिए यदि आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है ना, आप प्रैक्टिस सेट को भी लाइक कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? कह रहा है माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। मतलब कि कभी कभी वह शब्दों को दोबारा पढ़ देती है, कभी कभी कोई वाक्य ही उसको दोबारा पढ़ देती है। ये हमेशा नहीं करती, कभी कभी करती है। तो इसका यह जो भाषाई व्यवहार है, जो पढ़ने का बोलने का व्यवहार है, वो क्या दर्शाता है? कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता है, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। क्या दर्शा रहा है? तो देखिए जब कोई व्यक्ति पढ़ता है और किसी एक ही शब्द को या कई वाक्य को दोहरा पढ़ने लगता है कभी कभी ना, तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा। जैसे एक शब्द पढ़ना है, आप उसको दोबारा पढ़ देंगे तो उसमें समय लगेगा ना। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा कि वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है य र ल व व्यंजनों को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसमें व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो य र ल व 4 व्यंजन होते हैं ना, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? मतलब कि ऐसे वाक्य आपको चुनना है जिसमें विराम चिन्ह की त्रुटि हो। ऑप्शन है मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो देखिए जो ऑप्शन सी में है ना कि सुनो सुनो वह गा रही है, इसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे सुनो सुनो 2 बार नहीं रहना चाहिए, बस एक ही बार आना चाहिए। ठीक ना, कि सुनो वह गा रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है समादार व संरक्षण में उपसर्ग है। मतलब कि दोनों शब्दों में एक ही उपसर्ग होगा। ठीक ना, इसलिए दोनों शब्द को मिला के दिया है। ऑप्शन है सम, प्रति, वि या उ। तो देखिए समादार और संरक्षण दोनों में एक उपसर्ग लगा है जिसका नाम है सम। ठीक ना, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? मतलब कि काजू किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है जापानी का है, फ्रांसीसी का है, चीनी का है, या पुर्तगाली है। तो देखिए जो काजू शब्द है ना, ये पुर्तगाली भाषा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्न में तुकांत शब्द है। तुकांत शब्द क्या होता है? वह शब्द जिसका अंत में तुक बैठे। जैसे बोलते हैं ना, जब उच्चारण करते हैं तो अंत में उसका तुक बैठना चाहिए। ऑप्शन है जैसे आय व्यय, जात पात, आकुल विकल, डाल पात। देखिए हमने आय व्यय पढ़ा तो तुक नहीं बैठ रहा है, इसमें आ की मात्रा है, इसमें य की मात्रा है। देखिए जात पात तुक बैठ रहा है ना, लास्ट में जात पात ही बैठ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए जो इसमें आकुल में उल निकल रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा है, और डाल में फिर डाल है, यह पात है, ये भी नहीं बैठ रहा है। तो जैसे तुकांत शब्द होता है ना, जिसके लास्ट में तुक बैठे मिले, जैसे उच्चारण में मिलता जुलता स्वर निकले, जात पात निकलना मिलता जुलता स्वर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? ऑप्शन है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या उभयवाच्य। तो देखिए
हमने अपने वाले वीडियो में बताया था ना, जहाँ पे कोई कर्ता कार्य करे और कर्ता के कार्य करने पर जो कर्म रहता है वो या तो नष्ट हो या खराब हो, तब वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आम क्या है, कर्म है, और आम यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो जब कर्ता कोई काम करेगा, जब कोई क्रिया करेगा, तो वहाँ पे जब आम को खाएगा तो आम क्या होगा, खत्म होगा नहीं खत्म होगा, कि ऐसा रहेगा कि आम खा रहा है और आम बचा है, नहीं बचा रहेगा, आम खत्म होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये देखिए, यदि आपको वाच्य संबंधित कोई भी परेशानी होती है ना, तो हमने इसी प्रकार की ट्रिक वाला वीडियो एक बनाया हुआ है, जिसमें हमने डिटेल में तीनों वाच्यों को, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को एक्सप्लेन किया है, जिसको देखने के बाद आप वाच्य को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा वाच्य है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन है राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, राष्ट्रीय या राष्ट्रीयता। देखिए, जो राष्ट्र है ना, राष्ट्र का जब भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा उसका शब्द राष्ट्रीयता। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, वीर का स्त्रीलिंग है, मतलब कि वीर एक पुल्लिंग शब्द है, यदि आप इसका स्त्रीलिंग में प्रयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है वारांगना, वीरांगना, वीरगति या वीरावती। तो देखिए, जो वीर का स्त्रीलिंग होगा ना, वो होगा वीरांगना। जैसे जो वीर पुरुष स्त्री रहती है उसके लिए वीरांगना शब्द प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और देखिए, जो वीर गति है ना, ये जब लोग शहीद हो जाते हैं तब वीर गति का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोग कहते हैं वो वीर गति को प्राप्त हुई, मतलब कि शहीद हो गए, अपनी जान दे दिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, मतलब कि उज्ज्वल में कौन सी संधि है। ऑप्शन है गुण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है या दीर्घ संधि है। तो देखिए, जो उज्ज्वल शब्द है ना, इसमें आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, उत्धन ज्वल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, रसोई घर में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि या अव्ययी भाव। तो देखिए, जो रसोई घर शब्द दिया है ना, इसका आप समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह क्या होगा कि रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे जो के लिए आया है, ये विभक्ति चिन्ह है कारक का। तो जहाँ पे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है ना समास विग्रह करने पे, और समास करने पे उसका लोप हो जाता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, काहे री नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है जायसी, कबीर, रैदास या दादू। तो देखिए, यह जो ऊपर पंक्ति दी गई है ना, इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कबीरदास जी, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, करपट का तद्भव रूप है, मतलब करपट क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा। ऑप्शन है कपट, कपूर, कारपेट या कपड़ा। तो करपट का तद्भव क्या होता है, कपड़ा, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है। ऑप्शन है बारात बसंत, बारात वसंत, बारात बसंत, बारात वसंत। तो देखिए, जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ना, वो है ऑप्शन डी वाला। जो बारात नहीं होता, लोग कहते हैं बारात जा रहे हैं, बारात नहीं होता है, बारात होता है। और बसंत नहीं होता है, वसंत ऋतु होती है। ठीक है, वसंत, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, बारात और वसंत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, अर्धस्वर है। ऑप्शन है य, व, रेलू, ईऊ या रीस। तो देखिए, अर्धस्वर लोग सुन के ना कन्फ्यूज होते हैं। जैसे स्वर, अब लोगों का स्वर तो व्यंजन हो नहीं सकता, स्वर है, अर्धस्वर है, तो स्वर में लोग ट्रिक कर देंगे, ईऊ को कर देंगे। लेकिन अर्धस्वर जो होता है ना, वो व्यंजन में आता है। जो य, व होते हैं, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, अपराधी की पहचान हो जाना, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो देखिए, जो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा है ना, इसका अर्थ होता है कि अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, मतलब कि उसके दाढ़ी में तिनका रहता है हमेशा, वो हमेशा शंका में रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं पकड़ा ना जाए, कोई हमको पहचान न ले। ठीक है, हमेशा शंकाग्रस्त रहता है, इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन है आगार, पृष्ठपेषण, प्राकथन या प्रस्तावना। तो देखिए, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है ना, पृष्ठपेषण। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30, जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है। उसके बाद आपको प्रश्न मिलेगा। कह रहा है बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। कहने का तात्पर्य है कि बुद्धिहीन शब्द जो दिया गया है वो क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। देखिए जो बुद्धिहीन शब्द है ना, ये विशेषण है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और चलिए एक प्रश्न है आपके लिए, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है कि छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अपादान, अधिकरण, संबंध या संप्रदान। जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको इसकी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।